नमस्कार साथियों। आज की हम ज्योग्राफी के लेक्चर में देखेंगे हमारे अगले बिंदु के बारे में। और आज का हमारा जो बिंदु रहेगा वो रहेगा साथियों सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करेंगे और यहां से प्रत्येक एग्जाम में प्रश्न पूछे भी जाते हैं। देखिए आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण। अब सबसे पहले तो हम ये देखेंगे ग्रहण होता क्या है। तो ग्रहण की अगर हम चर्चा करें तो ब्रह्मांड में जो सबसे चमकीला एक पिंड है जिसको हम सूर्य कहते हैं, जब सूर्य की जो ऊष्मा है किसी भाग पर छायांकित क्षेत्र को प्रदर्शित करती है उसको ग्रहण कहा जाता है। अर्थात सूर्य से निकलने वाला प्रकाश किसी पिंड की ओर अग्रसर होता है, आगे जाता है, किरणें पहुंचती हैं, लेकिन उसी दरमियान अगर कोई दूसरा पिंड उसके मध्य आ जाता है, वो प्रकाशित भाग जो पहले सूर्य से ऊष्मा प्राप्त कर रहा था, विकिरण पहुंच रही थी, अब उसको दूसरा पिंड बाधा पहुंचा देता है या बीच में आने से वो सूर्य की किरणें दूसरे पिंड पर गिरना शुरू हो जाती हैं और उस पिंड की जो छाया है या प्रति छाया है वो पहुंच जाती है दूसरे पिंड पर। इस अवस्था को कहा जाता है ग्रहण। तो साथियों ग्रहण क्या है, तो सबसे पहले हम ग्रहण की चर्चा करें। ग्रहण देखिए ग्रहण की स्थिति में ग्रहण क्या है, जब प्रकाशित भाग या जब प्रकाश की किरणें किसी पिंड पर प्राप्त हो रही थी, लेकिन कोई अन्य पिंड अपनी गति द्वारा इनके मध्य आ जाता है, तो यह प्रकाश उस पिंड पर रुक जाता है तथा पिंड की छाया दूसरे पिंड पर गिरती है। इसे ही ग्रहण कहा जाता है। तो सामान्यतः ग्रहण की स्थिति क्या है, कोई भी प्रकाशित भाग जहां पहले सूर्य की किरणें या प्रकाश की किरणें पहुंच रही थी, लेकिन उस अवस्था में जब कोई गतिमान पिंड दो पिंडों के मध्य आ जाता है और वो प्रकाश की किरणें दूसरे पिंड पर प्रारंभ हो जाती हैं या दूसरे पिंड पर गिरना शुरू हो जाती हैं, लेकिन उस पिंड की जो छाया है या प्रति छाया है वो सामने दूसरे पिंड पर गिरती है, इस अवस्था को ही ग्रहण कहा जाता है। साथियों देखेंगे हम सूर्य ग्रहण क्या है, चंद्र ग्रहण क्या है। तो यहां हम ग्रहण की सामान्य जानकारी ले रहे थे, ग्रहण होते क्या है। तो जब सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य की अवस्था किस प्रकार से होती है, चंद्र ग्रहण होता है तो चंद्र ग्रहण की अवस्था किस प्रकार से होती है। तो सबसे पहले हम देखें सूर्य ग्रहण के बारे में। सूर्य ग्रहण क्या है, सूर्य ग्रहण। तो साथियों देखिए इस प्रकार से हम एक अवस्था देखते हैं कि यह हमारा एक सूर्य पिंड है जो कि ऊष्मायुक्त है, प्रकाशित है। ये सूर्य का भाग है। सूर्य से निकलने वाला जो प्रकाश है वो किसी दूसरे पिंड पर गिरता है जिसको अपन सूर्य की
विकिरण कहते हैं, सौर विकिरण के नाम से जाना जाता है। अगर इस पिंड को हम अर्थ या पृथ्वी माने, अर्थ या पृथ्वी माने, तो पृथ्वी इसके चारों ओर चक्कर लगाने वाला एक पिंड जो कि अपनी बाह्य कक्षा में, पृथ्वी की बाह्य कक्षा में कुछ इस प्रकार से गतिमान होता है। इस प्रकार से गतिमान होता है और गतिमान होते हुए वो चक्कर लगाता हुआ आगे बढ़ता है। ये इसकी अवस्थाएं हो सकती हैं। अब यहां से ध्यान देंगे, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाले इस पिंड को कहा जाता है मून या चंद्रमा। मून या चंद्रमा। अब ये जो अवस्था है जो चंद्रमा की कहलाती है या मून कहलाता है। अब यहां से थोड़ा सा ध्यान देंगे, जब अपनी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता हुआ ये परिक्रमण मार्ग में जब आगे बढ़ता है तो चंद्रमा अपनी विभिन्न अवस्थाओं से होता हुआ गुजरता है। जब ये एक चक्कर पूरा करता है तो उस चक्कर के दौरान कभी ये सूर्य के सामने होता है, तो कभी सूर्य के और पृथ्वी के समकोण पर होता है, तो कभी एक सरल रेखा में विपरीत अवस्था में होता है। जब चंद्रमा चक्कर लगाता हुआ पृथ्वी के और सूर्य के सम्मुख वाले भाग पर पहुंच जाता है तो सूर्य से निकलने वाली जो प्रकाश किरणें हैं, ये प्रकाश किरणें मुख्य रूप से इस प्रकार से जो निकलती हैं, ये प्रकाश की किरणें चंद्रमा पर रुक जाती हैं। चंद्रमा जब इन प्रकाश किरणों को प्राप्त करता है तो साथियों ये प्रकाश की जो किरणें हैं ये चंद्रमा रोक लेता है तथा इस भाग से होकर गुजरने वाली किरणें पृथ्वी तक जा पाती हैं। इस प्रकार से गुजरने वाली जो किरणें हैं ये पृथ्वी तक जा पाती हैं, लेकिन सामने वाले भाग पर यह सदा सदा अंधेरा हो जाता है। जो भाग इसके सामने आता है इस भाग पर अंधेरा छा जाता है। ये वाला भाग होगा, ये अंधेरे में होगा। पृथ्वी का यह है भाग जहां चंद्रमा सूर्य के सामने आकर पृथ्वी पर गिरने वाली इन किरणों को रोक लेता है या इन विकिरणों को रोक लेता है। ऐसी अवस्था में जब यह भाग बनता है, इस भाग को छाया कहा जाता है। अब देखिए, छाया की स्थिति और उपछाया की स्थिति देखेंगे, उससे पहले हम देखेंगे कि सूर्य ग्रहण होता क्यों है, किस प्रकार से हो रहा है। जब सूर्य व पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आ जाता है, वह सूर्य की विकिरण पृथ्वी तक नहीं जा पाती और चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर गिरती है। इस भाग से हमें सूर्य दिखाई नहीं देता, इसी को कहा जाता है सूर्य ग्रहण। देखिए, ये जो स्थिति होती है एक सरल रेखा में होती है और ये जो सरल रेखा होती है सरल रेखा में, और ये जो सरल रेखा होती है ये किस प्रकार से होती है। पहली अवस्था होती है सूर्य होता है, फिर इसके बाद में चंद्रमा होता है और इसके बाद में पृथ्वी होती है। ये जब अवस्था बनती है इस अवस्था को कहा जाता है सूर्य ग्रहण। ग्रहण की अवस्था में सूर्य की प्रकाश किरणें पृथ्वी के धरातल तक नहीं पहुंच पाती हैं। चंद्रमा उनके बीच अवरोध की स्थिति उत्पन्न करता है। जब ये प्रकाश की किरणें चंद्रमा पर ठहरती हैं, रुक जाती हैं, तो चंद्रमा की जो छाया है वो पृथ्वी तक पहुंच पाती है और सूर्य दिखाई देना बंद हो जाता है। इसी क्रिया को कहा जाता है सूर्य ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण की स्थिति जब एक सरल रेखा में होती है, इस बात को कहा जाता है युति, अर्थात सूर्य ग्रहण की स्थिति युति कहलाती है। अर्थात सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी का एक सीधी सरल रेखा में होना युति कहलाता है। तो ये ध्यान देंगे, ये जो स्थिति है ये युति के नाम से जानी जाती है। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी की एक समान सरल रेखा में होना ये युति कहलाता है। ये स्थिति कब बनती है? ये स्थिति अमावस्या को बनती है। अर्थात युति की जो स्थिति है ये अमावस्या को बनती है। अमावस्या को बनती है। याद रखेंगे, सूर्य ग्रहण सदा अमावस्या को होता है, लेकिन प्रत्येक अमावस्या को नहीं होता। क्यों नहीं होता, इसकी जानकारी भी अभी हम लेंगे। तो जब ये स्थिति बनती है, इस स्थिति में
चंद्रमा अमावस्या के दिन पृथ्वी और सूर्य के मध्य होता है, यही स्थिति सूर्य ग्रहण की होती है। अब देखिए इस स्थिति में हम देख रहे थे कि एक भाग चंद्रमा का जो सूर्य के सामने आ रहा है, इस सूर्य के सामने आने वाले इस भाग की जो किरणें हैं ये चंद्रमा रोक लेता है और पृथ्वी पर यहां अंधेरे की अवस्था होती है, लेकिन कुछ भाग है वो सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है, यहां तक सूर्य की किरणें पहुंच जाती हैं। लेकिन ध्यान दीजिए यहां जो स्थिति है, यहां कुछ रोशनी की स्थिति होगी, ये कुछ रोशनी की स्थिति होगी, यानी हल्की रोशनी होगी। इस हल्की रोशनी वाले क्षेत्र को कहा जाता है उपछाया। इस क्षेत्र को कहा जाता है छाया क्षेत्र, इसको कहा जाता है उपछाया, उपछाया। ये उपछाया के नाम से जानी जाती है। इस क्षेत्र को कहा जाता है छाया क्षेत्र, छाया क्षेत्र। छाया क्षेत्र को ही कहा जाता है प्रतिछाया, इसको हम छाया क्षेत्र कह सकते हैं, प्रतिछाया कह सकते हैं, या परछाई जिसको अपन बोलते हैं। परछाई प्रतिछाया ही है। छाया का भाग जहां गहरा अंधेरा होता है, अर्थात छाया वाले क्षेत्र में अधिक अंधेरा होता है, और ये जो अधिक अंधेरा वाला भाग है यही सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है, जहां से सूर्य दिखलाई नहीं पड़ता है। अब ये स्थिति मुख्यतः अमावस्या के दिन बनती है, लेकिन अमावस्या के दिन ये हर अमावस्या को नहीं बनती है। क्यों नहीं बनती है? क्योंकि चंद्रमा एक इस परिक्रमण पथ में चक्कर लगाता हुआ अपना परिभ्रमण भी साथ करता है, और परिभ्रमण जब करता है तो परिभ्रमण और परिक्रमण जो गतियां हैं चंद्रमा की, वो चंद्रमा अपनी समान गति के साथ करता है। परिक्रमण गति और परिभ्रमण गति दोनों समान है। किस रूप में है? तो देखिए चंद्रमा की परिक्रमण व परिभ्रमण समान है, और ये परिक्रमण और जो भ्रमण गति करता है ये चंद्रमा 27.3 दिन में पूरी करता है। 3 दिन में पूरी करता है। जब ये स्थिति इस प्रकार से हो रही है, अर्थात चंद्रमा अपने अक्ष पर इस प्रकार से घूम रहा है, और ये घूमने की जो स्थिति है जिसको परिभ्रमण कहा जाता है, इस परिभ्रमण के साथ में वो कुछ इस प्रकार से भी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा होता है। दोनों ही जो स्थितियां हैं उनमें 27 दिन और 3 घंटे का समय लेता है, 27.3 दिन का समय लेता है। इसके कारण से एक स्थिति तो यह उत्पन्न होती है कि चंद्रमा का वह भाग जिसमें परिक्रमण गति और परिभ्रमण गति जो अपने ही अक्ष पर चक्कर लगाता है, और परिक्रमण गति जो चारों ओर चक्कर लगाता है, दोनों ही गतियां समान होने के कारण चंद्रमा का हर भाग हमेशा हमारे सामने ही होता है, यानी चंद्रमा का वह भाग सदा सामने होता है। अर्थात कह सकते हैं चंद्रमा हमेशा एक जैसा ही दिखाई पड़ता है। अब वो ग्रहण की स्थिति नहीं है कि आधा दिखाई पड़ता है, पूर्ण दिखाई पड़ता है, लेकिन जो भाग चंद्रमा का हमारे सामने है सदा सदा हमारे सामने ही दिखाई पड़ता है। ग्रहण समाप्त होगा वही भाग हमारे सामने आएगा, ग्रहण की स्थिति होगी वो आच्छादित होगा, अंधेरा होगा, लेकिन जब स्थिति सामने आती है तो वही भाग हमें दिखाई पड़ता है। तो इस गति के कारण से चंद्रमा का एक जो भाग जो हमारे सामने होता है सदा सदा हमें वही भाग दिखाई पड़ता है। दूसरी स्थिति होती है कि इस परिभ्रमण और परिक्रमण जो कक्ष में अपना चक्कर लगाता है उसमें एक झुकाव पाया जाता है। इस झुकाव के कारण से चंद्रमा अपने नियमित मार्ग से जब चलता है तो प्रत्येक अमावस्या को सूर्य के सामने नहीं आ पाता, इसलिए प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं होता है। तो चंद्रमा का अपने
अक्ष पर 5 डिग्री झुका होना, 5 डिग्री झुका होना, जिसके कारण प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं होता है। क्योंकि अपने जहन में क्वेश्चन आया होगा कि जब ये स्थिति बनती है तो प्रत्येक अमावस्या को ही सूर्य ग्रहण होना चाहिए, लेकिन अपने परिपथ मार्ग में जिस प्रकार से चक्कर लगाता है तो चंद्रमा का अपने अक्ष पर 5 डिग्री झुके होने के कारण से वह भाग प्रत्येक अमावस्या को सूर्य और पृथ्वी के बीच में नहीं आ पाता, इसलिए प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं होता। जिस कंडीशन में, जिस परिस्थिति में पृथ्वी के सम्मुख वाले भाग जो कि सूर्य का भाग है, उस सूर्य के सामने वाले भाग पर जब चंद्रमा पहुंच जाता है, सूर्य ग्रहण की उपस्थिति होती है या सूर्य ग्रहण की अवस्था बनती है। यह अमावस्या सदा सदा सूर्य ग्रहण की अमावस्या कहलाती है। तो प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं होता, यह भी ध्यान देंगे। प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं होता है, केवल विशेष परिस्थिति की जो अमावस्या आती है उसी समय सूर्य ग्रहण होता है। अब देखते हैं इसको किस प्रकार से होता है, आपको इमेज के द्वारा समझाया जा रहा है। देखिए, ये हमारे सूर्य की स्थिति है, ये हमारा सूर्य है। सूर्य से जो उत्सर्जित प्रकाश है, उस प्रकाश की किरणें इस प्रकार से गतिमान हो रही हैं। देखिए, ये देखिए सूर्य ग्रहण की स्थिति में ये सूर्य की स्थिति है, और सूर्य की स्थिति में जब सूर्य से उत्सर्जित प्रकाश है वो कुछ इस प्रकार से विकिरणों के रूप में आगे बढ़ रहा है। जब वायुमंडल को पार करता हुआ यही प्रकाश पृथ्वी की ओर आ रहा होता है, लेकिन उसी समय चंद्रमा अपने परिपथ मार्ग से चक्कर लगाता हुआ अर्थात परिक्रमण करता हुआ जब आगे बढ़ता है, तो इस अवस्था में यह समय जब सूर्य के बिल्कुल सामने हो जाता है, इस समय सूर्य की जो विकिरणें हैं चंद्रमा पर पड़ती हैं, अर्थात इस भाग पर पड़ती हैं, और यह भाग सूर्य की उष्मा से प्रकाशित होता है। लेकिन यहां की जो छाया है यह पृथ्वी पर इस स्थान पर गिरती है, इस स्थान पर सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है। इसको कहा जाता है छाया क्षेत्र। हम देख चुके, गहरा अंधेरा वाला जो क्षेत्र होता है वो छाया क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, लेकिन इसके पास में जो हल्की रोशनी वाला क्षेत्र होता है इसको कहा जाता है उपछाया क्षेत्र। तो जहां प्रकाश की किरणें जो बिल्कुल से नहीं पहुंच पा रही है, सघन अंधेरा क्षेत्र होता है, इसको सूर्य ग्रहण की अवस्था कहा जाता है। देखिए, जब चंद्रमा अपने परिक्रमण मार्ग से आगे बढ़ता हुआ अपनी सूर्य की स्थिति के बिल्कुल सामने आ जाता है, अर्थात एक सरल रेखा में आ जाते हैं। हम देख चुके हैं सरल रेखा में होते हैं, और ये जो सरल रेखा है इस सरल रेखा को कहा जाता है युति। सरल रेखा को युति के नाम से जाना जाता है। युति की अवस्था में सूर्य, चंद्रमा व पृथ्वी एक सीधी सरल रेखा में बनते हैं, युति कहलाती है। यह अमावस्या को बनती है। युति की अवस्था हमेशा हमेशा अमावस्या को बनती है। अमावस्या जब जो ही यह स्थिति चंद्रमा अपने परिक्रमण मार्ग से आगे गुजर जाता है, यह स्थिति वापस धीरे धीरे प्रकाश की किरणें धरातल तक पहुंचना प्रारंभ हो जाती हैं और सूर्य ग्रहण हटता हुआ नजर आता है। इस प्रकार से चंद्रमा वापस अपने परिक्रमण मार्ग में आगे की ओर चलेगा, सूर्य ग्रहण समाप्त होगा, पृथ्वी प्रकाशित होगी और सूर्य ग्रहण की समाप्ति होगी। इस प्रकार से अपने परिक्रमण मार्ग में चंद्रमा की जो स्थिति होती है सूर्य ग्रहण के लिए उत्तरदायी होती है। अब देखिए, इस स्थिति में जब सूर्य ग्रहण हो रहा था, उस सूर्य ग्रहण की स्थिति में दो प्रकार की स्थितियां बनती हैं। एक बनता है अर्ध सूर्य ग्रहण, एक बनता है पूर्ण सूर्य ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण की दो अवस्थाएं हैं, एक है पूर्ण सूर्य ग्रहण, पूर्ण सूर्य ग्रहण, और एक होता है अर्ध सूर्य ग्रहण। अर्ध सूर्य ग्रहण इसको कहा जाता है आंशिक
सूर्य ग्रहण, इसको कहा जाता है पूर्ण सूर्य ग्रहण। अब यहां से ध्यान देंगे, पूर्ण सूर्य ग्रहण की जो अवस्था है इसमें संपूर्ण सूर्य का संपूर्ण भाग पृथ्वी से दिखलाई नहीं पड़ता, इस अवस्था को कहा जाता है पूर्ण सूर्य ग्रहण। जब सूर्य की अवस्था कुछ पृथ्वी तक दिखाई पड़ती है तथा कुछ भाग दिखाई नहीं पड़ता, इसको कहा जाता है आंशिक सूर्य ग्रहण। तो सूर्य की कुछ कक्षा जो पृथ्वी से दिखलाई नहीं पड़ती, यह कहलाती है आंशिक सूर्य ग्रहण की अवस्था। अब यहां से ध्यान दीजिए, प्रश्न इंपोर्टेंट है। यहां से पूछा जाता है कि जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तो एक विशेष परिस्थिति उत्पन्न होती है। इस समय सूर्य का जब अधिकांश भाग जब चंद्रमा के द्वारा ढक दिया जाता है, रोक दिया जाता है, उस समय हमें सूर्य के बाहर एक वलय नजर आती है। उस वलय को कहा जाता है हर्यक वलय या हीरक वलय। जब पूर्ण सूर्य ग्रहण में सूर्य का संपूर्ण भाग दिखाई नहीं देता, तो सूर्य के बाह्य किनारे एक प्रकाशित रोशनी के रूप में या प्रकाशित रिंग या वलय के रूप में दिखते हैं या दिखता है। इस अवस्था को कहा जाता है हीरक वलय। इसी को हीरक वलय कह सकते हैं, हरिक वलय भी कह सकते हैं, हरितमा भी कह सकते हैं, ये कहलाता है। अब किस प्रकार से होती है वो हरिक वलय, देखिए एक बार के लिए। इस प्रकार से जब ये स्थिति होती है, इस स्थिति में ये चंद्रमा की स्थिति होती है, ये पृथ्वी की स्थिति होती है, और इस मून द्वारा या चंद्रमा द्वारा पृथ्वी पर पड़ने वाला जो प्रकाश है वो पूर्णतः ढक जाता है। इस प्रकार से पृथ्वी पर पड़ने वाला जो प्रकाश है वो नहीं पहुंच पाता, अर्थात संपूर्ण पृथ्वी है वो अंधेरे के भाग में होती है। इस अवस्था में सूर्य का यह भाग जो हमें बाहर से दिखाई दे रहा है, आउटर पार्ट, सूर्य का जो आउटर पार्ट है, बाह्य भाग है, इस आउटर पार्ट के पास में बनने वाली एक रोशनी युक्त जो वलय है, इसको कहा जाता है हीरक वलय। ये जो चमकता हुआ भाग दिखाई दे रहा है, यही चमकता हुआ भाग कहलाता है हरिक वलय या हीरक वलय। या हरितमा के नाम से भी जाना जाता है। इसको कहा जाता है डायमंड रिंग। डायमंड रिंग, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां से। डायमंड रिंग कब बनता है? तो डायमंड रिंग बनता है सूर्य ग्रहण की स्थिति में, जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा द्वारा पृथ्वी तक पूर्णतः नहीं पहुंच पाता और पृथ्वी का अधिकांश भाग है वो अंधेरे में होता है, या पृथ्वी उस सूर्य की ऊष्मा को या विकिरण को प्राप्त नहीं कर पाती। उस समय सूर्य की जो स्थिति होती है वो शीतलता के रूप में दिखाई देती है। इस अवस्था को कहा जाता है सूर्य ग्रहण, और सूर्य ग्रहण की इस स्थिति में बनने वाली इस रिंग को कहा जाता है डायमंड रिंग या हीरक वलय। अब यहां से देखेंगे,
ये जो स्थिति बन रही है उस समय, अर्थात सूर्य ग्रहण की स्थिति में, हम कह सकते हैं सूर्य ग्रहण की स्थिति में, सूर्य ग्रहण की स्थिति में जब ये अवस्था बनती है, इस समय वातावरण में सर्वाधिक पराबैंगनी किरणों का, सर्वाधिक पराबैंगनी किरणों का प्रवेश होता है, सर्वाधिक पराबैंगनी किरणों का प्रवेश होता है। इसलिए कहा जाता है जब सूर्य ग्रहण की अवस्था होती है तो सूर्य ग्रहण की जो अवस्था होती है उस समय सूर्य को खुली आंखों से या नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उस समय जब वातावरण की पराबैंगनी किरणें होती हैं शरीर के ऊपर या आंखों के सामने वाले भाग पर हमें प्राप्त होती हैं तो विनाशकारी होती है, नुकसानदायक होती हैं। इसलिए हमें कभी भी सूर्य ग्रहण की अवस्था में खुली आंखों से उसको नहीं देखना चाहिए। ये अवस्था होती है। अब यहां से आप देखेंगे ये अवस्था हम प्राप्त कर चुके थे कि इसको युति कहा जाता है, लेकिन युति की जो अवस्था होती है उसके साथ ही हम एक तथ्य को और देखेंगे कि जब ये अवस्था बनती है पराबैंगनी किरणों का उत्सर्जन होता है, तो याद रखना साथियों एक इंपॉर्टेंट तथ्य इसके साथ जुड़ा हुआ है कि सूर्य में अगर ग्रहण नहीं हो तब भी पराबैंगनी किरणों का उत्सर्जन तो होता है, लेकिन उस समय पराबैंगनी किरणों का जो उत्सर्जन होता है उसका महत्वपूर्ण जो केंद्र होता है वो भाग होता है सूर्य पर बनने वाले धब्बे। अगर हम इन धब्बों की बात करें तो इसको कहा जाता है सूर्य के धब्बे, इसको कहा जाता है सौर कलंक, सौर कलंक कहा जाता है। सौर कलंक होता है, इस सौर कलंक से सर्वाधिक पराबैंगनी किरणों का उत्सर्जन होता है। अगर ग्रहण की अवस्था नहीं है तब भी जिस भाग पर सौर कलंक उत्पन्न होता है या सूर्य का काला धब्बा उत्पन्न होता है, इस सौर कलंक से सर्वाधिक पराबैंगनी किरणों का उत्सर्जन होता है। यहां यह भी ध्यान देंगे ये सूर्य का सबसे ठंडा भाग होता है। प्रश्न पूछ लिया जाए कि कौन सा भाग सूर्य का सबसे ठंडा होता है, तो जहां सौर कलंक बनते हैं ये सूर्य का सबसे ठंडा भाग होता है। सूर्य का सबसे ठंडा भाग, सबसे ठंडा भाग होता है। लेकिन यह भी ध्यान रखेंगे सूर्य का सबसे ठंडा भाग तो है, लेकिन यह स्थिति उच्च गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण से बनती है, अर्थात सौर कलंक होते हैं वो उच्च गुरुत्वाकर्षण शक्ति के केंद्र होते हैं, उच्च गुरुत्वाकर्षण शक्ति। ये इंपॉर्टेंट तथ्य भी जुड़ रहा है आपका ये क्वेश्चन आते ही, तो यहां से ध्यान देंगे पृथ्वी पर जो भी पराबैंगनी किरणें उत्सर्जित होकर के पहुंचती हैं विनाशकारी होते हैं, लेकिन सूर्य से ये पराबैंगनी किरणें निरंतर उत्सर्जित होती रहती हैं। जिस भाग पर जहां सूर्य का जो भाग है और वहां सौर कलंक उत्पन्न होते हैं या सौर धब्बे उत्पन्न होते हैं वो सर्वाधिक पराबैंगनी किरणों का उत्सर्जन करते हैं। ये उच्च गुरुत्वाकर्षण का केंद्र होता है और उच्च गुरुत्वाकर्षण का केंद्र होने के साथ साथ ये सूर्य का सबसे ठंडा भाग भी होता है। तो सूर्य का वह भाग जहां सौर कलंक उत्पन्न होता है विकिरणों का सर्वाधिक उत्सर्जन करता है, पराबैंगनी किरणें सबसे ज्यादा निकलती हैं। अल्ट्रावायलेट जो वेव्स होती हैं सबसे ज्यादा सौर धब्बे से या सौर कलंक से उत्पन्न होती हैं। ये थी हमारी सूर्य ग्रहण की स्थिति। अब एक बार इसको सामान्य लॉजिक से समझना। यहां हमें कुछ एक स्थिति और नजर आती है जब चंद्रमा और सूर्य और पृथ्वी के बीच एक संबंध बनता है। इस संबंध को अगर हम समझे तो ये छाया अधिक क्यों बनी, कम क्यों बनी, यह स्थिति भी हमें नजर आती है कि एक जगह पूर्ण और एक जगह आंशिक सूर्य ग्रहण हो रहा था। इस स्थिति को हमने देखा कि पूर्ण और आंशिक जब सूर्य ग्रहण होता है तो उस अवस्था में सूर्य और चंद्रमा के बीच जो भाग होता है कभी पूर्ण रूप से सामने होता है चंद्रमा का भाग, तो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी जो किरणें हैं या जितनी भी प्रकार की विकिरणें हैं उनको रोकने का प्रयास करता है। तो धरती का बहुत बड़ा भाग जो अंधेरे में होता है पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति में होता है, अर्थात सूर्य का भाग जो पृथ्वी के द्वारा दिखाई नहीं देता है। जब स्थिति हमारी इस रूप में होती है, जब स्थिति इस रूप में होती है कि जब चंद्रमा इस पोजीशन में पहुंच जाता है, यहां होता है, इस समय सूर्य की कुछ किरणें धरातल की ओर जो अग्रसर हो रही थी ये कुछ किरणें तो नहीं पहुंच पाती,
ये वाला भाग अंधेरे में होता है, लेकिन बाकी शेष भाग है पृथ्वी का प्रकाशित होता है। ऐसी अवस्था में सूर्य का कुछ भाग ही हमें दिखाई नहीं देता, इसको कहा जाता है आंशिक सूर्य ग्रहण। पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति में निश्चित रूप से ये अवस्था है, ये पूर्णतः दिखाई नहीं देती, और जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तभी हरिक वलय बनता है। अर्थात पूर्ण सूर्य ग्रहण की अवस्था होती है तभी हरिक वलय बनता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण की अवस्था में पूर्ण सूर्य ग्रहण की अवस्था में हरिक वलय या हीर्यक वलय बनता है। अब ये जो स्थिति है, ये जो डायमंड रिंग के रूप में दिखाई देती है, ये स्थिति उत्पन्न होती है। समझ चुके होंगे आप, ये वाला जो भाग है ये डायमंड रिंग के रूप में नजर आता है। हीरक वलय या हरियक वलय के रूप में इसे जाना जाता है। ये भाग हमें अंधेरे में होते हुए भी एक प्रकाशित रिंग के रूप में या एक वलय के रूप में नजर आता है, इसको कहा जाता है हरिक वलय। अब देखिए, ये जो स्थिति है ये कुछ समय बाद में बदल जाती है। चंद्रमा अपने परिक्रमण मार्ग में आगे बढ़ता है। एक समय चंद्रमा की स्थिति यहां होती है, उसी समय जब ये और अपने परिपथ मार्ग में आगे बढ़ता है, परिक्रमण करता हुआ आगे जाता है, उस समय ये स्थिति एक समय यहां बनती है, अर्थात विपरीत बनती है। साथियों ध्यान देंगे, ये भी एक सरल रेखा है। हम देख चुके एक सरल रेखा में युति की स्थिति बनती है, अमावस्या को बनती है, सूर्य ग्रहण होता है। इस समय सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सरल रेखा में होते हैं। एक समय सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सरल रेखा में होते हैं। इस समय भी एक घटना घटती है और उस घटना को कहा जाता है चंद्र ग्रहण। अभी हम चर्चा करेंगे चंद्र ग्रहण की। तो देखिए, चंद्र ग्रहण की अवस्था पर चलते हैं। चंद्र ग्रहण क्या है, तो देखिए चंद्र ग्रहण की जो अवस्था है वो किस प्रकार से देख पाएंगे, एक आप इमेज के माध्यम से देख रहे हैं। देखिए, ये सूर्य की स्थिति होती है, ये सूर्य का भाग है, और इस सूर्य के भाग से निकलने वाली प्रकाशित जो किरणें हैं वो कुछ इस प्रकार से निकल रही हैं। इस प्रकार से निकलने वाली किरणें पूर्णतः पृथ्वी पर आकर रुक जाती हैं, या पृथ्वी इनको चंद्रमा तक जाने से रोक देती है। इस प्रकार से निकली जो किरणें हैं जो चंद्रमा की ओर नहीं पहुंच पाती है, तो ऐसी स्थिति में मान लीजिए हम ये पार्ट देखें, पृथ्वी का आधा भाग, अर्थात सपोज कीजिए कि आपके सामने वाला भाग यानी कैमरे वाला जो भाग है वो एक रोशनी वाला भाग है, और ये भाग है ये चंद्रमा के रूप में और पृथ्वी के रूप में तीन पार्ट हैं। आपका कैमरे वाला भाग सूर्य है, मध्यवर्ती भाग है पृथ्वी कहें, और इसके विपरीत भाग को कहें चंद्रमा। तो जो ही चंद्रमा अपने परिपथ मार्ग से चक्कर लगाता हुआ एक समय यहां पहुंचता है, यह स्थिति हमेशा हमेशा कहलाती है सूर्य ग्रहण। अर्थात सामने वाला भाग सूर्य के सामने आ जाता है, चंद्रमा वाला भाग तो विपरीत भाग पर छाया होती है, इसको कहा जाता है सूर्य ग्रहण। जब ये अपने परिपथ मार्ग से जब आगे बढ़ता है, आगे बढ़ती हुई अवस्था में जब विपरीत अवस्था में आ जाता है, तो इस अवस्था में पृथ्वी मध्य में होती है, चंद्रमा विपरीत होता है और सूर्य विपरीत होता है। अर्थात सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा इस अवस्था में आ जाते हैं, तो सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी के इस भाग पर आकर के ठहर जाता है और इस भाग पर अंधेरा होता है। तो आप सपोज कीजिए कि बोर्ड की तरफ या इस जो हमारा पैनल है, इस पैनल की तरफ मैं अगर इस प्रकार से हाथ करूं तो इसकी परछाया यहां बनती है। मान लीजिए आपका प्रकाश है वो इधर से आ रहा है, पृथ्वी के द्वारा इसको रोक लिया गया है, चंद्रमा की स्थिति ये बनती है, तो चंद्रमा पर अंधेरा हो जाता है। तो ये पृथ्वी की जो छाया है चंद्रमा पर गिरती है, और चंद्रमा पर जो छाया गिर रही है यही चंद्र ग्रहण कहलाता है। ये सदा हमेशा हमेशा पूर्णिमा को होता है, पूर्णिमा को होता है। अब थोड़ा सा इस प्रकार से देख सकते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल हम ले कि ये हमारा चंद्रमा का भाग है, और चंद्रमा का भाग एक हमारा सामने जहां से लाइट आ रही है कैमरा है, ये मान लीजिए सूर्य है, और मान लीजिए कि मेरा ये वाला भाग या चेहरे वाला भाग है ये पृथ्वी के रूप में है। अगर चंद्रमा अपनी परिक्रमण मार्ग से इस प्रकार से अगर गुजर रहा है, तो एक भाग एक समय होता है वो सामने आ जाता है पृथ्वी के। इस समय जो बनती है स्थिति ये बनती है सूर्य ग्रहण की। देखिए विशेष स्थिति में ध्यान दीजिए, डिस्टेंस को भी ध्यान दीजिए, ये स्थिति सूर्य ग्रहण की बनती है।
जब इस प्रकार से चक्कर लगाता हुआ ये वापस पीछे की ओर चला जाता है, इस अवस्था में जब आ जाता है तो पृथ्वी वाला भाग है वो चंद्रमा पर रोशनी जाने से रोक देता है। इस प्रकार से बनता है चंद्र ग्रहण। लेकिन ध्यान दीजिए, एक स्थिति यह होती है जब सूर्य ग्रहण हो रहा होता है, जब चंद्र ग्रहण हो रहा होता है तो इनके मध्य दूरी अधिक और कम होती है। एक समय बिल्कुल हमारे पास से गुजरता है, उस समय मान लीजिए हम पूर्ण सूर्य ग्रहण की बात कर रहे थे, जब यह दूरी अधिक थी उस समय कुछ आंशिक भाग था सूर्य का हमें दिखाई दे रहा था, लेकिन कुछ भाग था वो दिखाई नहीं दे रहा था। जब यही स्थिति पास में से हो, ये पृथ्वी की स्थिति हो, चंद्रमा की स्थिति हो और ये सूर्य की स्थिति हो, जब ये बिल्कुल पास में से गुजरेगा अर्थात इस प्रकार से गुजरेगा, तो बिल्कुल अगर आंख के पास में से कोई चीज गुजर रही है, इस समय यहां अगर सूर्य की किरणें पड़ रही हैं तो सूर्य की किरणें पीछे वाले भाग तक बिल्कुल अंधेरा कर देंगी और अधिकांश भाग छायांकित क्षेत्र होगा, इसलिए इस भाग को कहा जाता है पूर्ण सूर्य ग्रहण। तो जब चंद्रमा और पृथ्वी के मध्य निकटतम दूरी और अधिकतम दूरी बने तब भी यह स्थिति विशेष बनती है और उस स्थिति को कहा जाता है अपभू और उपभू, जिसकी भी हम चर्चा करेंगे। उपभू क्या होता है, अपभू क्या होता है, पहले हम चंद्र ग्रहण की चर्चा करते हैं। यह समझ में आया होगा, निश्चित रूप से एक सिंपल एग्जांपल के द्वारा बताया है, आप प्रैक्टिस करके देख सकते हैं या प्रैक्टिकल में भी इसको देख सकते हैं। एक बल्ब के सामने एक बुक को ले लीजिए, दूसरी तरफ पेन को ले लीजिए, तो बुक और पेन में देखिए, जब बुक सामने होगी पेन पर पड़ने वाली छाया पूर्णतः ढक देगी, लेकिन पेन जब बुक के सामने आता है तो कुछ भाग को ढक पाएगा, कुछ छाया पड़ेगी, लेकिन बुक का अधिकांश भाग है वो निश्चित रूप से दिखता रहेगा। लेकिन यही स्थिति अगर हम सूर्य या उस प्रकाश के स्रोत की तरफ ले जाएं तो छाया का क्षेत्र बढ़ता चला जाता है और पुस्तक का अधिकांश भाग है वो छाया में आ जाता है। इस प्रकार की क्रिया पूर्ण और आंशिक बनती है। अब देखिए चंद्र ग्रहण की स्थिति, तो चंद्र ग्रहण की स्थिति में एक स्थिति में होती है सूर्य की, मध्य में होती है पृथ्वी और विपरीत स्थिति में होता है चंद्रमा, अर्थात तीनों एक सरल रेखा में होते हैं। और ये सरल रेखा किस प्रकार से होती है, ये सरल रेखा होती है सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा इस अवस्था में होते हैं। इस अवस्था में चंद्र ग्रहण बनता है, अर्थात तो सूर्य से उत्सर्जित प्रकाश है वो पृथ्वी रोक लेती है तथा विपरीत भाग पे छाया बनती है। ये देखिए इस प्रकार के क्षेत्र को कहा जाता है छाया क्षेत्र। लेकिन यहां से निकलने वाले प्रकाश के दौरान ये जो क्षेत्र बनता है इस क्षेत्र को कहा जाता है उपछाया क्षेत्र। जहां हल्की रोशनी प्राप्त होती है इसको कहा जाता है उपछाया क्षेत्र। इस समय पृथ्वी से चंद्रमा छोटा होने के कारण पूर्णतः ढक जाता है और इस पूर्णतः ढके हुए क्षेत्र को कहा जाता है पूर्ण चंद्र ग्रहण। जब कुछ स्थिति वापस ही अपने परिपथ मार्ग में इस प्रकार से चक्कर लगाता हुआ आगे चलता है और इस परिपथ मार्ग में चक्कर लगाता हुआ जब आगे चलता है तो अपनी कला को बदल देता है या अपनी स्थिति को बदल देता है। किस प्रकार से बदल देता है, ध्यान दीजिए। इस प्रकार से थोड़ा सा जो ही आगे जाएगा कुछ भाग इसका दिखना प्रारंभ हो जाता है, अर्थात पृथ्वी की जो रोकी गई किरणें थी वो कुछ आगे निकलने के कारण से इस पर पड़ना प्रारंभ हो जाती हैं। अर्थात अगर ये हम मून की स्थिति यहां देखें तो कुछ भाग यहां चंद्रमा युक्त प्रकाश युक्त किरणों में आ जाता है। इस अवस्था को कहा जाता है आंशिक या अर्ध चंद्र ग्रहण। जब स्थिति यहां होती है इसको कहा जाता है पूर्ण ग्रहण, पूर्ण चंद्र ग्रहण। पूर्ण चंद्र ग्रहण की स्थिति होती है, इसको कहा जाता है अर्ध चंद्र ग्रहण। अर्ध चंद्र ग्रहण। तो जब अपने परिपथ मार्ग से आता है तो इस परिपथ मार्ग के बारे में भी याद रखेंगे। पृथ्वी का और चंद्रमा का दोनों का परिपथ मार्ग होता है वो दीर्घवृत्ताकार होता है। यहां से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपना बन जाता है कि किस मार्ग में चक्कर लगाते हुए आगे बढ़ते हैं, तो ये जो दोनों का मार्ग है ये दोनों का मार्ग दीर्घवृत्ताकार माना जाता है। दीर्घवृत्ताकार, दीर्घवृत्ताकार मार्ग में परिक्रमण करते हैं। और कौन करते हैं, तो दोनों ही अवस्था होगी, पृथ्वी की भी होगी और चंद्रमा की भी होगी, दोनों स्थिति। अर्थात पृथ्वी अपने दीर्घवृत्ताकार मार्ग में इस प्रकार से आगे बढ़ती है।
पृथ्वी अपने इस मार्ग से आगे बढ़ती हुई सूर्य का चक्कर लगाती है इस प्रकार से, और इसी प्रकार से चंद्रमा अपने दीर्घ परिपथ मार्ग में चक्कर लगाता है। तो इस प्रकार से दीर्घ परिपथ मार्ग में चक्कर लगाता है तो पृथ्वी का कुछ भाग जो सूर्य के सामने होता है चंद्रमा पर परछाई शुरू कर देता है या चंद्रमा पर परछाई आना प्रारंभ हो जाती है। उस अवस्था को कहा जाता है चंद्र ग्रहण की स्थिति प्रारंभ होना। जब यह भाग अधिकांश अंधेरे में आ जाता है, अधिकांश आ जाता है अर्थात चंद्र ग्रहण की अंतिम अवस्था होती है, और जब पूर्णतः पृथ्वी के विपरीत स्थिति में एक सरल रेखा में पहुंच जाता है, इसको कहा जाता है पूर्ण चंद्र ग्रहण। वापस धीरे धीरे जब इसका आगे की ओर निकलना होता है, जब थोड़ा सा दिखाई देता है, यहां से एक लॉजिक बनता है, इस अवस्था को कहा जाता है न्यू मून की अवस्था। देखिए, एक है फुल मून, एक है न्यू मून। जब ये इस अवस्था में होता है, पूर्णिमा होती है, पूर्णिमा के बाद अगर जब चंद्रमा कुछ दिखाई देना पड़ता है या दिखाई देना शुरू करता है, इस अवस्था को कहा जाता है न्यू मून। जब ये स्थिति होती है, जब सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है, और सूर्य ग्रहण की स्थिति में जब अमावस्या की स्थिति होती है, उस समय फुल मून की स्थिति होती है, अर्थात पूर्णतः चंद्रमा पृथ्वी के सामने और सूरज के मध्य, यानी पृथ्वी के सामने वाले भाग में और सूरज के पृथ्वी दोनों के मध्य में आ जाता है। इस अवस्था को कहा जाता है पूर्ण मून। तो देखिए, दो महत्वपूर्ण यहां से चंद्रमा की बात होती है, फुल मून की स्थिति, न्यू मून की स्थिति। तो न्यू मून की स्थिति कब प्रारंभ होती है? पूर्णिमा को होती है, और फुल मून की स्थिति कब प्रारंभ होती है? वो कहलाती है अमावस्या को। ये थी हमारी चंद्र ग्रहण से संबंधित जानकारी। अब देखिए, यहां से एक महत्वपूर्ण तथ्य और निकल करके आता है कि जब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होते हैं तो इसका धरातल के ऊपर कुछ प्रभाव भी होता है क्या? तो प्रभाव भी होता है। तो अगर हम इसके प्रभाव की बात करें तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों का ही प्रभाव हम देखें। चंद्र ग्रहण, पहले हम सूर्य ग्रहण की चर्चा करें। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, जब दोनों स्थितियां होती हैं तो धरातल पर इनकी जो स्थिति बन रही है, सूर्य ग्रहण की स्थिति ये बनती थी युति के रूप में, लेकिन जब ये स्थिति हमारी बन रही है, देखिए ये स्थिति पूर्णिमा को बनती है, एक सीधी सरल रेखा में होते हैं सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा। इस स्थिति को भी विशेष नाम से जाना जाता है, और इस स्थिति को जो विशेष नाम से जाना जाता है, इस अवस्था को कहा जाता है वियुति। और यही तथ्य यहां से पूछा जाता है कि जब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है, इस अवस्था को किस नाम से जाना जाता है? तो सूर्य ग्रहण की अवस्था युति कहलाती है, चंद्र ग्रहण की अवस्था है वियुति कहलाती है। वियुति कहलाती है। इन दोनों को, अर्थात जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक सरल रेखा में होते हैं, इसको संयुक्त नाम से सीजीगी के नाम से जाना जाता है। ये सीजीगी कहलाती है, अर्थात सीजीगी की अवस्था सूर्य, पृथ्वी व चंद्रमा का एक सरल रेखा में होना सीजीगी के नाम से जाना जाता है। अर्थात देखिए, दो सरल रेखाएं बन रही थी। इस अवस्था में जो युति की स्थिति थी वो सरल रेखा के रूप में किस प्रकार से बन रही थी? सूर्य ग्रहण जब हो रहा था तो पहली स्थिति थी सूर्य की, सूर्य के बाद में यह स्थिति आई चंद्रमा की, मून की, और इसके बाद में जो स्थिति बनी वो बनी अर्थ की। ये भी एक सरल रेखा थी, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी। इस अवस्था में सन, मून और अर्थ ये एक सीधी सरल रेखा में होते हैं, और इस सरल रेखा को कहा जाता है युति। जब ये स्थिति चंद्र ग्रहण की होती है तो चंद्र ग्रहण में एक स्थिति में होता है सूर्य, सन की स्थिति होती है, एक स्थिति होती है पृथ्वी की, और एक स्थिति होती है चंद्रमा की। इस स्थिति को कहा जाता है वियुति। तो ये सन, अर्थ और मून यानी सेम की स्थिति होती है, वो वियुति होती है। दोनों एक सरल रेखा में है,
संयुक्त नाम से युति और वियुति को सीजीगी कहा जाता है, अर्थात जब सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा किसी भी एक अवस्था में सीधी सरल रेखा में होते हैं, किस नाम से जाना जाता है? वियुति के नाम से जाना जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, सीजीगी किसे कहा जाता है? जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी या जब सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा एक सीधी सरल रेखा में होते हैं, इस स्थिति को सीजीगी के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, यहां धरातल पर इसका एक विशेष प्रभाव भी होता है और उस विशेष प्रभाव के साथ यहां हम सीजीगी की बात कर रहे हैं तो चंद्रमा की कुछ विशेष स्थिति को भी देख लेते हैं। विशेष स्थिति में हम देखें तो हमने बात की कि चंद्रमा जब अपनी परिक्रमण मार्ग से चक्कर लगाता हुआ आगे बढ़ता है तो यह स्थिति सामान्यतः क्या स्थितियां उत्पन्न करती है? यह स्थिति पहली अवस्था जब उत्पन्न करती है तो वो करती है चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी के मध्य जब एक सरल रेखा बनती है तो गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव बनता है। तो इस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण से ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं। तो जब एक सीधी सरल रेखा बनती है, और इस स्थिति में कौन सी सरल रेखा बनती है? सूर्य की, चंद्रमा की और अर्थ की। इस समय दीर्घ ज्वार उत्पन्न होते हैं। इस समय दीर्घ ज्वार उत्पन्न होता है। दीर्घ ज्वार उत्पन्न होता है। बिल्कुल दीर्घ ज्वार उत्पन्न होगा। किस प्रकार से होगा? तीनों की संयुक्त गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। तीनों का एक सीधी रेखा में होने से सूर्य, चंद्रमा का संयुक्त गुरुत्वाकर्षण बल, संयुक्त गुरुत्वाकर्षण बल, यह संयुक्त गुरुत्वाकर्षण बल ये उत्पन्न करता है दीर्घ ज्वार को। अर्थात जब इस अवस्था में होते हैं तो सूर्य का, चंद्रमा का, दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के ऊपर कार्य करता है और इस अवस्था में यहां ज्वार भाटा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अर्थात समुद्र का जलीय भाग है वो इस प्रकार से उठ जाता है और एक विपरीत भाग में ज्वार उत्पन्न होता है। यह दीर्घ ज्वार कहलाता है। यह दीर्घ ज्वार जो उत्पन्न हो रहा है, दोनों स्थितियों को देखेंगे, यह दीर्घ ज्वार है। यह दीर्घ ज्वार उत्पन्न होता है, यह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण से होता है। गुरुत्वाकर्षण बल, और ये होता है, ये अपकेंद्रीय बल के कारण से होता है। ये अपकेंद्रीय बल पृथ्वी खुद अपना उत्सर्जित करती है अपने बैलेंस को बनाने के लिए, तो ये अपकेंद्रीय बल के कारण से आता है। तो प्रश्न पूछ लिया जाता है, सूर्य व चंद्रमा जब एक सीधी सरल रेखा में होते हैं तो उत्पन्न करते हैं दीर्घ ज्वार को उत्पन्न करते हैं। तो सूर्य और चंद्रमा की शक्ति के कारण से दीर्घ ज्वार आता है, एक बार आता है, लेकिन उसके विपरीत दीर्घ ज्वार उत्पन्न होता है। वो विपरीत दीर्घ ज्वार उत्पन्न होने का कारण होता है पृथ्वी का स्वयं का अपना बल, जिसको कहा जाता है अपकेंद्रीय बल। अब यहां से हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन यह बन रहा था कि जब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होते हैं तो क्या उत्पन्न करते हैं? धरातल के ऊपर ज्वार उत्पन्न करते हैं। वो ज्वार दोनों ही अवस्था में, जब इस अवस्था में भी होता है सूर्य, अर्थ और मून, इस अवस्था में होता है तो चंद्रमा पृथ्वी के निकट है, इसलिए गुरुत्वाकर्षण बल का जो प्रभाव है वो इस क्षेत्र में अधिक लगता है, और इस क्षेत्र में अधिक लगता है तो यह तरंगे हैं, ये दीर्घ बनती हैं, और इस अवस्था को भी कहा जाता है दीर्घ ज्वार। तो साथियों आपने देखा होगा दीर्घ ज्वार कब आते हैं? दीर्घ ज्वार अमावस्या व पूर्णिमा को आते हैं, लेकिन आपने पढ़ा होगा सप्तमी और अष्टमी को आने वाला ज्वार किस प्रकार का होता है? लघु ज्वार की स्थिति होती है। तो जब हमने देखा था कि चंद्रमा अपने परिपथ मार्ग से आगे निकल जाता है और जब स्थिति समकोण पर बन जाती है, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा समकोण पर होते हैं, उस समय लघु ज्वार उत्पन्न होता है। तो हम केवल ज्वार भाटा के साथ केवल इतनी ही चर्चा करेंगे जो हमारे ग्रहण के साथ जुड़ी हुई है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की स्थिति में दीर्घ ज्वार उत्पन्न होते हैं। दीर्घ ज्वार अमावस्या व पूर्णिमा को आते हैं। प्रत्येक पूर्णिमा व अमावस्या को दीर्घ ज्वार तो आता है, लेकिन प्रत्येक पूर्णिमा व अमावस्या को चंद्र ग्रहण व सूर्य ग्रहण नहीं होता है। ये जानकारी आपके सामने ज्वार भाटा से संबंधित और चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण से संबंधित थी। अब आगे हम कुछ विशेष तथ्यों की ओर चर्चा करते हैं और विशेष तथ्यों में भी आपके क्वेश्चन बन जाते हैं।
विशेष तथ्य। और ये जो विशेष तथ्य है ध्यान देंगे, एक स्थिति बनती है, ये हमारी पृथ्वी की स्थिति है, ये हमारी पृथ्वी की स्थिति है, और इस पृथ्वी की स्थिति में इस प्रकार से एक दीर्घवृत्ताकार मार्ग से चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, इस प्रकार से परिक्रमा कर रहा है। इस परिक्रमा पथ में जब ये आगे बढ़ता है तो एक स्थिति में चंद्रमा नजदीक पहुंच जाता है, एक स्थिति में चंद्रमा पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होता है। इसके भी कुछ विशेष नाम हैं, तो याद रखिए जब चंद्रमा और पृथ्वी के मध्य निकटतम दूरी होती है, अर्थात ये दूरी बनती है, इस दूरी को कहा जाता है चंद्रमा की निकटतम दूरी, तो इसका नाम है उपभू। और जब अधिकतम दूरी पर होता है चंद्रमा व पृथ्वी, इसको कहा जाता है अपभू। अपभू की स्थिति में चंद्रमा व पृथ्वी अधिकतम दूरी पर होते हैं, अधिकतम दूरी पर होते हैं। लेकिन जब उपभू की स्थिति बनती है, इस स्थिति में चंद्रमा व पृथ्वी निकटतम स्थिति में होते हैं। अब देखिए यहां से कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य है। जब चंद्रमा पृथ्वी निकट होंगे और जब पृथ्वी चंद्रमा अधिक दूर होंगे, तो कुछ विशेष बातें हमारे सामने निकल करके आती हैं कि जब यह भाग, जब पृथ्वी के निकट चंद्रमा आ जाता है तो निश्चित रूप से चंद्रमा का कुछ आकार है वो हमें बड़ा नजर आता है। तो याद रखना, उपभू की स्थिति जब बनती है, इस स्थिति में चंद्रमा कुछ बड़ा दिखाई देता है, तो उपभू की स्थिति में चंद्रमा जितना बड़ा होता है या जितना अपने सामान्य स्थिति में दिखता है उससे 14% बड़ा दिखाई देता है। चंद्रमा 14% बड़ा दिखाई देता है। काफी इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक एग्जाम के लिए यहां से प्रश्न बन सकता है कि जब उपभू की स्थिति होती है तो चंद्रमा पृथ्वी से किस प्रकार की स्थिति को परिलक्षित करता है, दिखाई देता है। तो चंद्रमा जो मूल अवस्था में होता है उससे कुछ हमें बड़ा नजर आता है। अब ये याद रखिए, अगर हमारे पास में एक फोकस है या आपने बल्ब देखा या रोशनी वाला क्षेत्र देखा, अगर उस क्षेत्र को हमारे से दूर रखेंगे रोशनी उतनी कम रहेगी, और जब हम उस रोशनी को पास में लाएंगे तो या उस क्षेत्र को या उस क्षेत्र के बीच की दूरी को घटाएंगे तो रोशनी की मात्रा बढ़ जाती है। तो यह स्थिति होती है उपभू में कि जब उपभू की स्थिति होती है तो चंद्रमा से 30% रोशनी अधिक होती है। अब 30% रोशनी अधिक होती है तो इसको इस रूप में पूछा जा सकता है कि चंद्रमा अधिक चमकीला दिखाई देता है, अधिक चमकीला। अब यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब उपभू की स्थिति होती है तो चंद्रमा ज्यादा चमकीला दिखाई देता है, अर्थात जितनी रोशनी होती है उस रोशनी में 30% की ग्रोथ हो जाती है। जब उपभू की स्थिति होती है तो चंद्रमा की मूल जो आकार या अवस्था होती है उससे हमें 14% बड़ा दिखाई देता है। तो चंद्रमा के साथ और पृथ्वी के साथ ये कुछ लॉजिक भी जुड़े हुए हैं। साथियों, इस प्रकार से हमारे चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण पर लगभग जो हमारी जानकारी थी वो कंप्लीट होती है। मैं अपेक्षा रखता हूं कि निश्चित रूप से आपको ये दी गई विस्तार से जानकारी समझ में आई होंगी। नमस्कार, आज की क्लास के साथ मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।